हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की जो किताब है फ्लेमिंगो, उसकी पोएम नंबर 5 जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। यानी कि एक रोड साइड एंड रोड पर बनी हुई, और स्टैंड का मतलब है यहाँ पर दुकान, जो छोटी सी दुकान होती है सड़क के किनारे बनी हुई, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको हम हमारी स्थानीय भाषा के अंदर थड़ी भी बोलते हैं। जैसे पान की थड़ी होती है, छोटे मोटे गुटके तंबाकू की थड़ी होती है, या फिर छोटी मोटी सब्जियां बेचने के लिए जो छोटी सी दुकान लगाई जाती है, या फिर मौसमी फल बेचने के लिए दुकानें लगाई जाती है। वो सारी की सारी जो शॉप्स है वो आएगी रोड साइड स्टैंड पे। ये रोड साइड स्टैंड जो शॉप्स हैं वो चलती है यातायात से, जो ट्रैफिक के जो लोग जाते हैं ट्रैफिक में, उन लोगों के द्वारा ये दुकानें चलती है। तो इसकी पोएम के पढ़ने के से पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट, यानी इसका लेखक कौन है, इसका कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 के अंदर पैदा हुए थे और 1963 के अंदर ख़त्म हो गए थे। इज अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, अक्लेम्ड यानी प्रसिद्ध अमेरिकन पोइट थे, यानी कि अमेरिका में पैदा हुए एक कवि थे। ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के अंदर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे अमेरिका के कवियों में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके बारे में लिखा है? कैरेक्टर्स यानी चरित्रों के बारे में, जो व्यक्तियों के जो चरित्र है उनके बारे में लिखा है। एंड लैंडस्केप्स, और भूदृश्यों के बारे में लिखा है, अच्छी अच्छी नेचर के प्रति लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। अब उसकी जो कविताएं हैं वो किससे संबंधित हैं? कंसर्न्ड यानी संबंधित हैं विद ह्यूमन ट्रेजेडीज, मानवीय त्रासदियों से, यानी मानव के जीवन में जो दुख आते हैं उनसे संबंधित होती है इसकी कविताएं। एंड फियर्स, और मानवीय दुखों से प्रेरित होती है, मान के दुखों पर आधारित होती है। इसके अलावा उसके जो पोएम्स हैं उसमें पाई जाती है हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ बर्डन्स। यानी उसकी पोएम्स जो होती है उसके अंदर पोएट के द्वारा की गई क्रिया, रिएक्शन से क्रिया, अभिक्रिया पाई जाती है टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जो कि आधारित होती है जीवन की जटिलताओं पर। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, और उसकी अल्टीमेट यानी मुख्य, और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति, यानी वो स्वीकार करता है तो उसकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। हिज बर्डन्स, बर्डन है जिम्मेदारियाँ, तो उसकी ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियाँ हैं उस जिम्मेदारियों को वो अपनी कविताओं के अंदर प्रदर्शित करता है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, तो ये कविता का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। तो ये कुछ उसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, वेल नोन है, प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन द पोएम ऑफ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो इस कविता में जो रोड साइड स्टैंड कविता है इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या प्रस्तुत करते हैं? द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, गरीब और वंचित लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं इस पोएम के अंदर। विद पिटीलेस क्लैरिटी, बहुत ही दयनीय क्लैरिटी यानी सफाई के साथ, यानी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ वो दया भाव रखते हैं। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और बहुत गहराई, डीपेस्ट यानी गहराई के साथ, सिंपैथी यानी सहानुभूति, तो सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं वो, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता दिखाते हैं इस पोएम के अंदर गरीब लोगों के प्रति। तो हम देखते हैं अब इस पोएम में, पोएम की राइमिंग स्कीम सब कुछ देखते हैं। तो इस कविता का पहला छंद देखते हैं हम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा सा घर, पुराना घर है, छोटा सा, वाज आउट अ लिटिल न्यू शेड, और उसी के साथ बाहर की तरफ क्या है, एक नया छायादार एक स्थान बनाया गया है। थोड़ी सी छप्पर डाल के या छाया बनाकर एक थोड़ा सा छोटा सा स्थान बना दिया गया है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के किनारे पर, एज यानी किनारा, इन फ्रंट यानी सड़क के सामने, तो वहीं पर घर है, और उसके घर के पास में एक छोटा सा छायादार जगह बनाकर उसको एक छोटी सी थड़ी का या शॉप का आकार दे दिया गया है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और वहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक का मतलब है यातायात, यातायात गुजरता है, स्पीड यानी गुजरना, तेज स्पीड के साथ गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड, तो एक जो रोड साइड ठहराव का स्थान है या रोड साइड, रोड के किनारे एक छोटी सी जो दुकान है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो क्या करती है, बहुत ही करुणामयी, पैथेटिकली करुणा से या दुख दर्द भरी आवाज़ के साथ
प्लीड यानी याचना करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, या ये कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि ये सिर्फ एक रोटी के टुकड़े, डोल ऑफ ब्रेड यानी रोटी, रोजी रोटी जिसे कहते हैं कि बस पेट भर जाए, तो रोजी रोटी कमाने के लिए इतना सा कार्य करते हैं। यानी कि जो ये रोड साइड स्टैंड होते हैं, थड़ियों वाले व्यक्ति होते हैं या छोटी सी दुकान वाले व्यक्ति होते हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए ही ये कार्य करते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर कि व्हाट वाज बिल्ट एट द एज ऑफ द रोड, कि रोड के किनारे पर क्या चीज़ बनाई गई थी। तो हमारा आंसर होगा अ लिटिल ओल्ड हाउस विद एक्सटेंडेड शेड वाज बिल्ट एट द एज ऑफ द रोड, यानी रोड के किनारे पर एक छोटा सा घर जो था उसके पास में एक छप्पर या छाया बना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वाज द रोड, यानी रोड कैसी थी, यानी किस प्रकार से दिखाई देती थी रोड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द रोड वाज अ बिजी वन ऑन विच द ट्रैफिक मूव्ड वेरी फास्ट, कि ये जो सड़क थी एक व्यस्त सड़क थी जिस पर काफ़ी तेज गति से यातायात दौड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वाई हैड अ न्यू शेड बीन पुट अप, कि एक नई छायादार जो जगह है वो क्यों बनाई गई थी। तो हमारा आंसर होगा इट वाज बिल्ट टू अर्न सम मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ सिटी हु पास्ड बाय, कि वहाँ से जो शहर के लोग गुजरते थे उनसे कुछ पैसा कमाने के लिए ये जगह बनाई गई थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टांजा, नेक्स्ट पैरा। तो अगले स्टांजा में कवि कहता है कि ये जो दुकानें हैं ये सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि फॉर सम द मनी, लेकिन ये कुछ धन कमाने के लिए बनाई गई थी, ताकि यहाँ से जो लोग गुजरे हैं कुछ सामान खरीदें और इनको धन दें। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, और वो कैश यानी वो नकदी हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़, यानी वही नकदी क्या करती है, सपोर्ट करती है, सहारा देती है द फ्लावर ऑफ सिटीज़। फ्लावर ऑफ सिटीज़ यानी सिटी की अच्छी अच्छी वस्तुएं। यहाँ पर सिटी का फूल का मतलब है शहर के फूल। अब शहर के फूल का मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पर मतलब होगा शहर की अच्छी वस्तुएं या शहर की कुछ नामचीन वस्तुएं। तो वो जो चीज़ें हैं उनको क्या करता है, सिंकिंग यानी डूबने से और बर्बाद होने से बचाता है। क्योंकि जैसे जो जितनी भी सिटियां हैं, सिटीज़ के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गार्डन्स होते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। उनका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। तो सरकार किससे करती है रख रखाव, रुपये से, पैसे से, मनी से। तो कह रहा है कि सिटी के अंदर जिन अच्छी वस्तुओं को डूबने से बचाने के लिए, बर्बाद होने से बचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वही धन इनकी भी आवश्यकता है, यानी इसीलिए दुकान चलाते हैं कि ताकि हमें कुछ धन मिले। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, लेकिन होता क्या है, पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी चमचमाता ट्रैफिक यातायात, यानी जो चमचमाती गाड़ियां हैं वो क्या करती है, पास्ट वो गुजरती हैं विद अ माइंड अहेड, बिल्कुल सीधे, माइंड अहेड यानी सीधे बिल्कुल बिना रुके गुजर जाती हैं। और या फिर इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, कि अगर कोई कार या कोई बस वो क्या करती है, असाइड यानी साइड में होती है, यानी थोड़ी देर के लिए रुकती है, मोमेंट यानी क्षण या समय, अगर वो थोड़े समय के लिए इस दुकान पे रुक भी जाती है तो क्या होता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। देन आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब है परेशान हो जाना। तो वो जो गाड़ियाँ रुकती भी है वो परेशान हो जाते हैं वो लोग। अब क्यों जाते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप, क्या देखकर, हैविंग, एट हैविंग का मतलब है देखकर, द लैंडस्केप, लैंडस्केप भूदृश्य यानी वहाँ का जो दृश्य है उसको देखकर वो परेशान हो जाते हैं, मेड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि वो जो लैंडस्केप था, भूदृश्य, वो खराब किया गया था, मेड यानी खराब, वो खराब कर दिया गया था विद द आर्टलेस, आर्टलेस यानी भद्दा, अगली जिसे कहते हैं, अगली का मतलब बिल्कुल बेकार, पेंट आर्टलेस, आर्टलेस यानी भद्दा हो गया, पेंट यानी रंग, ऑफ साइंस, साइन यानी चिन्ह, विद द एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग, यानी वहाँ पर दो निशान बने हुए थे, इस तरह से एन, ये उल्टा एन है, और इस तरह से
एस ये सही है, लेकिन हो सकता है ये इस तरह से बनाया गया हो या इस तरह से बनाया गया हो। ये एन है, वो हो सकता है इस तरह से बनाया गया हो। तो ये जो निशान है यहाँ पर जो रंग से रंगे हुए थे, इन दोनों निशानों को, एन को और एस को यहाँ पर लिखा है, उसको दोनों को ही गलत तरीके से बनाया गया था, जिससे वो जो भूदृश्य था पूरा का पूरा भद्दा हो गया था, ख़राब हो गया था। तो इस ख़राब भूदृश्य को देखकर वहाँ पर जो लोग रुकते थे वो भी परेशान हो जाया करते थे। अब देखते हैं इस पैरा के आए हुए क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इस पैरा में से पहला क्वेश्चन है, वाई वर दे एक्सपेक्टिंग मनी, यानी वो धन की लालसा क्यों रखते हैं, क्यों चाहते हैं कि उनके पास धन आए। तो हमारा आंसर होगा कि दे वर एक्सपेक्टिंग मनी बिकॉज दे वांटेड टू लिव अ स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल लाइफ लाइक दैट ऑफ सिटीज़। कि वो धन इसलिए चाहते थे क्योंकि वे भी शहरों जैसी एक अच्छी और आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वॉट मेड द पासर बाइस इरीटेटेड, कि वो क्या चीज़ थी वहाँ पर जो वहाँ के राहगीरों को परेशान करती थी। तो हमारा आंसर होगा, द अगली पेंट दैट वाज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स एंड द साइंस ऑफ एस एंड एन टर्न रॉन्ग इरीटेटेड द पासर बाइस। कि पहला कारण तो क्या था कि वो जो मकान था वो बिल्कुल भद्दा लग रहा था, भद्दा पेंट हो रखा था मकान के, और वहाँ के आसपास का जो भूदृश्य था वो भी सुंदरता को नष्ट कर रहा था। इसके अलावा एस और एन के उल्टे टंगे हुए चिन्हों को देखकर राहगीर परेशान हो जाया करते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट स्टांजा के अंदर कवि क्या कहता है। अगला जो स्टैंजा है उसके अंदर कवि ये बताता है कि वो जो साइड स्टैंड है, वो दुकान है छोटी सी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेचने के लिए की हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ऑफर्ड फॉर सेल विद बेरीज। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऑफर किया जाता है, सेल यानी बेचने के लिए, वाइल्ड यानी जंगली, और बेरीज यानी बेर। तो वहाँ पर बेचने के लिए जंगली बेर रखे हुए हैं इन वुडन कार्ट्स। वुडन कार्ट्स यानी लकड़ी की पेटियों में, जो लकड़ी की पेटियाँ होती है, खोखे होते हैं लकड़ी के, उनमें बेर भर के रखे हुए हैं ताकि लोग आने जाने वाले खरीद सकें। या वहाँ पर क्या है, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, यानी कि क्रुक का मतलब होता है मुड़े हुए, मुड़ी हुई गर्दन वाले, यानी ऐसे स्क्वैश जिनकी ऊपर से गर्दन मुड़ी हुई हो। अब स्क्वैश क्या है कि स्क्वैश एक लौकी जैसा एक फल होता है जो ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, और इसका रंग कौन सा है, सुनहरा। तो सुनहरे रंग के ये फल पड़े हुए हैं जिनका नाम है स्क्वैश। और ये फल जो हैं सिल्वर वॉट्स यानी चांदी जैसी गांठ। तो इस फल के ऊपर क्या है, चांदी के समान, चांदी के रंग के समान छोटी छोटी गांठें बनी हुई है। तो ये फल भी वहाँ पर बेचने के लिए रखे हुए हैं। और या फिर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वहाँ पर एक चीज़ और है, सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, बहुत ही सुंदर माउंटेन यानी पहाड़ी, और सीन यानी दृश्य। तो बहुत ही सुंदर पहाड़ी दृश्य भी वहाँ है। लेकिन अगर इन सबका आनंद आपको लेना है, यानी कि अगर पहाड़ी दृश्यों का आनंद भी लेना है या फिर इन चीज़ों को ख़रीदना है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, यू हैव द मनी, कि अगर आपके पास धन है तो आप इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप कंजूस होना चाहते हैं, यानी कि आपका मन अगर कंजूसी कर जाए, तो फिर क्या है, वाई यू कीप योर मनी, तो फिर आप अपना धन रखते ही क्यों हो, एंड गो अलोंग, तो आपका धन रहने दीजिए, आपका धन आपके पास ही रहना दीजिए, एंड गो अलोंग, और सीधे सीधे चले जाइए। बस यही काम है यहाँ पर, तो कि ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आपको ख़रीदना है, इनका आनंद लेना हो तो पैसे खर्च करो, नहीं तो सीधे चले जाओ। आप देखते हैं इसमें से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। इस पैरा में से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑफर्ड एट द स्टैंड फॉर सेल, कि वहाँ पर बेचने के लिए कौन कौन सी वस्तुएँ रखी हुई थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, There were wild berries in wooden containers and golden squashes with silver warts at the stand for sale, कि वहाँ पर बिक्री के लिए जंगली बेर थे और जो कि लकड़ी के डिब्बों में थे, और सुनहरे स्क्वैशेस थे जिन पर चांदी के रंग की गांठें बनी हुई थी। ये दो क्वेश्चंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम देखते हैं आगे के पैराज में क्या कहता है कवि। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, तो कवि कहता है कि जो नुकसान किया गया था, हर्ट यानी नुकसान, टू द सीनरी यानी भू दृश्य को, वहाँ पर जो दृश्य था अच्छा,
उसका जो नुकसान था, अब ये भूदृश्य का नुकसान क्या है कि वहाँ पर जो उसका मकान था थड़ी वाले का या उस दुकान वाले का, वो बिल्कुल भद्दे रूप से पेंट किया गया था, उसका कलर बिल्कुल बेकार था। तो उस भद्दे कलर की वजह से जो दृश्य बिगड़ा हुआ था वहाँ का, वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ इनसाइड, कि इनका जो दुख है, सो मच वो इतना ज़्यादा है कि इनके विश्वास, ट्रस्ट है ना विश्वास, कि इनके विश्वास को जो दुख पहुंचा है, वॉट इज़ अनसेड, वो अनकहा है। यानी कि विश्वास करके अपनी दुकान लगाते हैं और लोग बाग वहाँ से ख़रीदारी नहीं करते, इस तरह से उनके विश्वास को दुख पहुँचता है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि यहाँ पर, हियर यानी यहाँ, फ्रॉम द सिटी यानी फार फ्रॉम द सिटी यानी सिटी से बहुत दूर, वी, अब यहाँ पर जो वी आया है ये है उन लोगों के लिए जो ये दुकानें लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हम सिटी से इतनी दूर आकर दुकानें लगाते हैं, आवर रोड साइड स्टैंड, रोड साइड के किनारे, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी फॉर टू फील इन हैंड, और हम भी क्या चाहते हैं कि जो सिटी से धन आए, सिटी से धन आने का मतलब है कि लोग यहाँ पर आए और हमसे ख़रीदारी करें ताकि हमारे हाथों में भी कुछ धन आए, फील इन हैंड, और हम भी अपने हाथों में उस धन को महसूस करें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, और हम भी ये कोशिश करना चाहते हैं कि क्या, इफ़ आया है तो क्या ये हमारी जो ज़िंदगी है उसको विस्तारित करेगा, क्या यह हमें भी वैसी ही ज़िंदगी प्रदान करेगा जैसे कि शहरों में होती है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, क्या ये धन हमें भी उसी तरह की ज़िंदगी प्रदान करेगा जैसा कि मूविंग पिक्चर्स यानी कि जो फिल्म होती है, फिल्म के अंदर जो सुख सुविधाएं युक्त जो शहर दिखाए जाते हैं, उनके अंदर जो वादे किए जाते हैं, क्या ये हमें ऐसी ही ज़िंदगी प्रदान करेगा। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, क्या ये हमें वादे पूरे करवाएगा, जो तामें जो सरकार है जो हमसे वादे करके जाती है, क्या ये धन वो वादे पूरे करवाएगा। ये सब सोचता है वो व्यक्ति जो इस तरह की दुकानें करता है। तो हम देखते हैं यहाँ तक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉट द कंप्लेंट ऑफ द पोएट, कि कवि की कौन सी शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर बताया ना कि ये मेरी शिकायत नहीं है, तो वो शिकायत कौन सी है जो कवि की नहीं है। तो हमारा आंसर होगा द पोएट्स कंप्लेंट इज़ नॉट अबाउट द बैडली पेंटेड लैंडस्केप, कि वहाँ पर जो गलत तरीके से, बेढंगे तरीके से जो पेंट किया गया है, जो रंग किया गया है, वो कवि की शिकायत नहीं है। ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द ब्यूटीफुल साइट बीइंग स्पॉइल्ड बाय द रोड साइड स्टैंड्स, और वो इस बात से भी नाराज़ नहीं है, इस बात की भी शिकायत नहीं है कवि को कि वो किनारे बने जो दुकान है उसके द्वारा सुंदर दृश्यों को ख़राब किया जा रहा है, इसकी भी कोई शिकायत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर डू दीज पीपल सेट अप देयर स्टैंड्स, कि ये जो लोग हैं ये अपने स्टैंड यानी अपनी दुकान कहाँ पर बनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा दीज पीपल सेट अप देयर स्टैंड्स एट द रोड साइड फार फ्रॉम द सिटीज़, कि ये लोग शहर से दूर दूर अपनी जगह अपनी जो दुकान है वो बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू दीज पीपल एक्सपेक्ट, कि ये लोग उम्मीद क्या रखते हैं, दुकान वाले क्या उम्मीद होती है उनको। तो हमारा आंसर होगा दीज पीपल एक्सपेक्ट दैट दे विल अर्न सम मनी फ्रॉम सिटी पीपल बाय सेलिंग देयर गुड्स, कि ये लोग ये आशा करते हैं कि वे अपने वस्तुएं बेचकर शहरी लोगों से कुछ पैसा कमाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा, उसमें कवि क्या कहता है। नेक्स्ट पैरा के अंदर हम देखते हैं क्या लिखा है। तो इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन का मतलब दयनीय व्यक्ति, कि ये जो दयनीय व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर दयनीय व्यक्ति कौन है, दयनीय व्यक्ति है वो व्यक्ति जो ये इस तरह की दुकानें करते हैं। तो ये जो दयनीय व्यक्ति हैं इनके बारे में आज एक न्यूज़ आई है अखबार में, और न्यूज़ क्या है कि आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कि इन सबको बाहर लाया जाएगा, बॉट आउट, तो इनको बाहर लाया जाएगा। जो वे लोग जो गाँव में थोड़ी दूरी पे रहते हैं या अलग अलग छितराए हुए रहते हैं, उन सबको गाँव से एक बार बाहर लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको दयालुतापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा। गैदर्ड इन यानी इकट्ठा करना, इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। और क्या बताया जाएगा उनको कि नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनको कहा जाएगा कि वो कहाँ रहें, थिएटर्स
जहाँ पर मूवी चलती हैं, एंड द स्टोर, और जो भी स्टोर हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि भंडार। तो इसमें कहा है कि जो ये लोग हैं इनके लिए ऐसी न्यूज़ आई है कि इनको एक बार गांव से बाहर निकाल के और उनको वापस बसाया जाएगा थिएटर्स के पास, और यानी कि जहाँ पर मॉल्स हैं, गांव में अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पर बसाया जाएगा और जो भंडार हैं उनके पास में रखा जाएगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व्स एनी मोर, जहाँ पर क्या होगा कि उनको खाने पीने की या रहने की या कपड़ों की इनकी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सुविधाएं उनको वहीं पर आसपास में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उनको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, और इस तरह की जो शॉप्स हैं दूर जाके गाँव से, वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी न्यूज़ आई है। तो देखते हैं इस पैरा से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। शायद इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं अगर एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो। इस पैरा में से क्वेश्चन बनते हैं दो। एक है वाई विल दे बी रिहेबिटेटेड नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर, कि ये जो लोग हैं गरीब, इनको दोबारा से थिएटर एंड स्टोर के पास में क्यों बसाया जाएगा, क्या कारण है कि इस तरह का काम किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा दे विल बी रिहेबिटेटेड नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर सो दैट एवरीथिंग मे बी विद इन देयर रीच, कि उन्हें थिएटर और गोदाम के निकट इसलिए बसाया जाएगा ताकि वहाँ से प्रत्येक वस्तु उनकी पहुँच के अंदर हो जाए, इसलिए उनको इस तरह से बसाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स पुअर पीपल, कि हमने जो ये पूरा पढ़ा इसमें से वो शब्द छांटो जिसका मतलब क्या होता है, गरीब लोग। तो यहाँ पर हमारे शब्द आया था पिटीफुल किन। तो पिटीफुल किन का मतलब होता है ये बेचारे लोग या दयनीय लोग या गरीब लोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा कि उसके अंदर क्या कहता है कवि। वाइल ग्रीडी गुड डॉर्स बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, जबकि वाइल यानी जबकि, ग्रीडी गुड डोवर्स, ग्रीडी यानी लालची, तो ये लालची जो लोग होते हैं, गुड डोवर्स अच्छाई करने वाले, यानी ये वे लोग होते हैं जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे इनका लालच छुपा होता है। तो ये लोग गरीबों के पास आते हैं। किस तरह के लोग होते हैं कि बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये लाभ उठाने वाले, बेनिफिशियंट यानी लाभ लेने वाले जानवर, बीस्ट्स यानी जानवर, ऑफ प्रे यानी शिकार से लाभ उठाने वाले जानवरों की भांति ये लालची व्यक्ति इन लोगों के पास आते हैं। स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स, और इनकी ज़िंदगी के आसपास मंडराने लगते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ये ज़बरदस्ती बेनिफिट थोपते हैं। एनफोर्स यानी थोपना, तो इनके ऊपर फ़ायदे थोपते हैं। अब ये लोग कौन से होते हैं, एक तो बीमा वाले, MLM कंपनीज वाले और प्रॉपर्टी वाले, ये इसी से संबंधित, या नेता जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इन सब के अलग अलग अपने स्वार्थ हैं वो छिपे रहते हैं, और ये लोग इनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि ये इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे फ़ायदा उठाते हैं। और ये फ़ायदे क्या होते हैं, देट आर कैलकुलेटेड टू, ये पहले से ही तय होते हैं। कैलकुलेटेड यानी तय, ऑलरेडी पहले से कंप्लीट होते हैं कि उनको कौन कौन सा फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो फ़ायदा दिया नहीं जाता। तो केवल इनको शो किया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपको रिटर्न मिलेगा, आप अगर अभी यहाँ पैसा लगाते हो तो आपको ये मिलेगा, वॉट एवर। इस तरह से ये इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, और बड़ी शांति के साथ, सूद यानी शांति, बड़ी शांति के साथ इनको क्या करते हैं, आउट ऑफ देयर विट, विट होते बुद्धि, बुद्धि से बाहर कर देते हैं। आउट यानी बाहर, इट मीन्स मूर्ख बना देते हैं। बड़ी आसानी से इनको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और इनको ये भी सिखाते हैं कि सोते कैसे हैं, किस प्रकार हमें सोना चाहिए, अच्छी सोने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ें भी इनको सिखाते हैं। जबकि खुद क्या करते हैं, दे यानी कि वे लोग जो लालची हैं, जो इनके पास आते हैं, वे क्या करते हैं, स्लीप ऑल डे, खुद तो दिन भर सोते हैं और इनको सोने के तरीके बताते हैं किस तरह सोया जाए, और इस तरह से डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और इस तरह से प्राचीन तरीके से, एंशिएंट यानी प्राचीन, प्राचीन तरीके से इनकी दिन नाइट यानी रात्रि की जो नींद है वो ख़राब कर देते हैं। यानी कि इनको लालच दिखाते हैं, ये खुद भी लालची होते हैं, इनको कुछ पैसों का लालच दिखाते हैं, और लालच दिखाने से इनकी रात की नींद खराब हो जाती है। और ये जो तरीका है ये एंशिएंट वे है, बहुत पुराना तरीका है,
पुराने ज़माने में या पुराने तरीके में ऐसा ही होता था कि किसी को अगर लालच दिखा दिया जाए थोड़ा सा तो वो मूर्ख बन जाता है आसानी से। अब देखते हैं इस पैरा में से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, हु आर कॉल्ड द बीस्ट्स ऑफ प्रे इन दिस स्टांजा, कि इस छंद के अंदर जो जानवर कहा गया है वो किन लोगों को कहा गया है, हिंसक जानवर है किन को कहा गया है। तो हमारा आंसर होगा द ग्रीडी वेल विशर्स आर कॉल्ड द बीस्ट्स ऑफ प्रे इन द स्टांजा हु एक्सप्लॉइट द पुअर। इनमें जो लालची जानवर कहा गया है वेल विशर्स को, वेल विशर्स यानी जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं, आपके हो सकता है निकट संबंधी भी हो, तो आपका जो अच्छा चाहने वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर जानवर कहा गया है, हिंसक जानवर, क्योंकि ये क्या करते हैं, गरीबों का अपनी योजनाओं द्वारा शोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ग्रीडी गुड डूअर्स, कि आप यहाँ पर जो शब्द आया है या जो लाइन आई है ग्रीडी गुड डूअर्स, इससे आप क्या समझते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग्रीडी गुड डूअर्स फ्रेज रेफर्स टू द पीपल हु प्रिटेंड टू बी गुड डूअर्स, इन फैक्ट दे एक्सप्लॉइट द पुअर बाय देयर प्लॉट्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो लालची समाज सेवी है, ये जो लालची व्यक्ति है, वाक्यांश जो है उन लोगों को इंगित करता है जो अच्छा होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में वे अपनी योजनाओं और चालाकियों से गरीबों का शोषण करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा, उसमें कवि क्या कहता है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, और कभी कभी तो मैं स्वयं, आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ, मैं खुद ही, आई कैन हार्डली बियर, बियर यानी सहन करना, मैं किस प्रकार से इन बातों को सहन करता हूँ, हार्डली यानी मुश्किल से। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से इस बात को सहन करता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, और ये सोच जो मैं महसूस करता हूँ कि ये जो सोच है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश यानी बच्चों वाली या बचकानी, बेवकूफ़ी भरी, बेकार की, लॉन्गिंग यानी प्रबल इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा, और वैन यानी बेकार। तो मैं ये जो सोच रखता हूँ, जो अब आगे बताने वाले हैं, कि मैं ये जो सोच रखता हूँ ये बहुत ही बेकार और बचकानी बच्चों वाली प्रबल इच्छा है। और ये क्या चीज़ें हैं कि द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि इन जो दुकानें हैं ये यहाँ पर सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख या उदासी, दैट लर्क्स, लर्क्स यानी घात लगाकर, अब घात लगाने का मतलब होता है छिपना, छिपी रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर, उस खुली खिड़की के पास में। तो खुली खिड़की कौन है, वो शॉप, रोड साइड जो स्टैंड की शॉप है उनकी जो खिड़कियां हैं वहाँ पर हमेशा उदासी छाई रहती है। कहने का तात्पर्य कि ये जो लोग हैं, गरीब लोग जो दुकान खोल के बैठे हुए हमेशा उदास रहते हैं। क्यों रहते हैं उदास, क्योंकि वहाँ पर जो यातायात है वो बहता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इनकी दुकान पर कोई भी सामान लेने नहीं आता, देख कर चले जाते हैं, और इनकी दुकान पर कोई सामान लेने नहीं आता, इसलिए इनके चेहरों पर उदासी छाई रहती है। That waits all day almost open prayer, और ये इंतज़ार करते रहते हैं, वेट यानी इंतज़ार करना, पूरे दिन, ऑलमोस्ट लगभग, ओपन प्रेयर, ओपन प्रेयर यानी खुले प्रार्थना। अब खुली प्रार्थना का मतलब है खुले दिमाग से, खुले मन से, हमेशा मन ही मन ये प्रार्थना करते रहते हैं कि शायद कोई ग्राहक हमारी दुकान पर भी आए और हमसे कोई सामान खरीदे। अब इस पैरे के अंदर और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड वाई, कि वो बचकानी प्रबल इच्छा क्या है और क्यों, कि वो इच्छा है तो क्या है और अगर वो इच्छा क्यों है। तो हमारा आंसर होगा कि द स्टैंड ओनर्स बाय द रोड साइड आर लॉन्गिंग फॉर कस्टमर्स बट नो बडी टर्न्स अप, हैंस द पोएट कॉल्स इट चाइल्डिश लॉन्गिंग, कि सड़क के किनारे जो स्टैंड चलाने वाले जो लोग हैं वो बेसब्री से ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अतः कवि इनकी जो इच्छा है, प्रबल इच्छा, इसको बचकानी इच्छा का करार देते हैं, बचकानी इच्छा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर स्टैंड ओनर्स वेटिंग फॉर, कि जो ये दुकान मालिक हैं किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दे आर वेटिंग फॉर कस्टमर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा
वेयर डज द सैडनेस लर्क एंड वाई, कि जो उदासी है वो कहाँ पर छुपी रहती है और क्यों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, कि जो उदासी है वो खुली खिड़की के पास छुपी हुई रहती है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक यानी ब्रेक लगाने वाले जो कारों में होते हैं, सभी वाहनों के अंदर ब्रेक होते हैं, उन्हीं ब्रेक की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रेक का मतलब रोकना। स्क्वील यानी चीख, तो ब्रेक को जब खींच के रोकते हैं तो चीख मारती है, ची की आवाज़, वो आवाज़ें वहाँ पर आती रहती है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, या फिर कार को रुकने की आवाज़। तो यानी कि ये जो आवाज़ें हैं वहाँ पर उस दुकान के सामने से सामान्यतः आती ही रहती है। ब्रेक लगाने की आवाज़, कार रुकने की आवाज़। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, उन हज़ारों कारों की आवाज़ जो वहाँ से गुजरती है वो आती ही रहती है वहाँ पर। जस्ट वन टू इंक्वायर वॉट फार्मर्स प्राइसेज आर, केवल एक व्यक्ति तो इसलिए रुका वहाँ पर, इंक्वायर यानी पूछताछ करने के लिए, वॉट फार्मर्स प्राइसेज आर, कि जो किसान के द्वारा वहाँ पर जो वस्तुएं रखी हुई थी, फार्मर्स प्राइसेस का मतलब वहाँ पर रखी हुई वस्तुएं, उनकी प्राइसेस क्या क्या थी, क्या भाव थे उनके, बस ये पूछने के लिए ही एक व्यक्ति रुका। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और एक व्यक्ति तो सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि वो घास को रौंदना चाहता था। अब वो घास को किस तरह रौंदना चाहता था, इन यूजिंग द यार्ड टू बेक एंड टर्न राउंड, कि वहाँ पर जो जगह थी दुकान के पास, जो यार्ड था, आंगन था या जगह बची हुई थी जिसमें घास लगी हुई थी, टू बेक, वहाँ से वो मुड़ना चाहता था, तो वहाँ पर कार को वापस लिया उसने, बेक लिया, एंड टर्न अराउंड, और कार को मोड़ कर चला गया। तो इस तरह जो कार मुड़ी उससे उसके कई जो घास थी उसको क्या हो गई, प्लो का मतलब रौंदना, तो उसकी जो घास थी वो ख़राब हो गई वहाँ पर लगी हुई। तो ये एक व्यक्ति तो केवल प्राइसेस पूछने के लिए आया और एक अपनी गाड़ी से उस घास को रौंदने के लिए आया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट्स बाउंड, और दूसरा व्यक्ति और आया जो सिर्फ ये पूछने के लिए आया कि ये जो रास्ता है वहाँ से जाता है, इट वाज बाउंड, कहाँ जाके ख़त्म होता है, इट मीन्स ये रास्ता किस ओर जाता है, ये किधर की तरफ जाता है, केवल ये पूछने के लिए वहाँ पर आया। तो यहाँ पर इस छंद के अंदर हमें 3 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है कि 3 लोग जो वहाँ पर रुके वो उन्होंने क्या क्या काम किया, लेकिन एक व्यक्ति ने भी उससे कोई सामान नहीं ख़रीदा। तो हम देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इस छंद में से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जो मालिक हैं उस दुकानों का वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर ग्राहकों का। तो हम आंसर लिखेंगे दे आर वेटिंग फॉर कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डज द फर्स्ट पासर बाई स्टॉप द स्टैंड, कि जो पहला पासर बाई यानी कि पहला जो राहगीर था वो वहाँ पर क्यों रुका, पहला, तो हम पहली बार जो रुका था उसके लिए लिखेंगे आंसर द फर्स्ट पासर बाई स्टॉप्स एट द स्टैंड जस्ट टू यूज़ द यार्ड फॉर बेकिंग हिज कार ओवर द ग्रास, यानी पहला जो राहगीर था वो गाड़ी पीछे मोड़ने के लिए आंगन का उपयोग घास को रौंदते हुए करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्हाट डज द फ्रेज सेल्फिश कार्स रेफर्स टू, कि यहाँ पर एक वाक्यांश आया है और वाक्यांश क्या है, सेल्फिश यानी जो हमेशा स्वयं के लिए सोचे। तो सेल्फिश कार्स रेफर टू यानी ये जो खुद के लिए सोचने वाली कारें हैं, जो ये स्वार्थी कारें हैं, इन स्वार्थी कारों का मतलब क्या है। तो हमारा आंसर होगा कि इन स्वार्थी कारों का मतलब क्या है। द फ्रेज सेल्फिश कार्स रेफर्स टू द कार ओनर्स हु आर इनडिफरेंट टू द रूरल पीपल। तो वाक्यांश के अंदर ये जो वाक्यांश है सेल्फिश कार्स, इसका मतलब है कि जो ये कार वाले लोग हैं ये गांव में रहने वाले लोगों के प्रति उदासीन होते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरा, उसके अंदर कवि क्या कहता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, यानी दूसरा एक और व्यक्ति आता है, एक और कस्टमर आता है और वो क्या पूछता है कि क्या वे बेच सकते हैं उसको अ गैलन ऑफ गैस। गैलन एक माप है कि 1 गैलन गैस, तो क्या वो उसको 1 गैलन गैस बेच सकते हैं, ऐसा आकर वो पूछता है। दे कुडंट दिस क्रॉसली, इस बात पर क्या करता है क्रॉसली ने नाराज़ होकर देखता है दुकान वाला और वो कहता है कि दे कुडंट, कि वे ऐसा नहीं कर सकते,
दे हैड नन, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। डिडंट इट सी, क्या वो इस चीज़ को नहीं देख सकते। तो वो नाराज़ होकर कहता है दुकान वाला, जब उससे गैस के लिए पूछा जाता है कि हम इसको नहीं रखते, गैस नहीं रखते, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर गैस नहीं है, ऐसा वो नाराज़ होकर बोलता है। 9 इन कंट्री मनी, अब गाँव के अंदर मनी नहीं है, धन नहीं है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इसलिए गाँव का जो पैमाना है, स्केल पैमाना, ऑफ गेन यानी प्राप्त करने का, तो यानी गांव में धन नहीं है और इसको प्राप्त करना आसान नहीं है, इसका पैमाना बिल्कुल लो है, यानी गांव के अंदर बहुत कम धन है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और ये जो अपेक्षित, रिक्विसाइट यानी अपेक्षित है, यानी डिज़ायर्ड है, इच्छित है, इच्छित भी कह सकते हैं। तो जो गाँवों को ऊपर उठाने की इच्छा है, स्पिरिट यानी यहाँ पर डिज़ायर, इच्छा, तो गाँव को, गाँव जो सरकार है उसके अंदर गाँव के लोगों को ऊपर उठाने की इच्छा है, उसका हमेशा क्या रहा है, नेवर बीन फाउंड, वो कभी नहीं पाई गई, यानी हमेशा अभाव रहा है, यानी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि गांव वाले ऊपर उठें। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन, इसलिए गांव की आवाज़, वॉइस यानी वो आवाज़, इसलिए गांव की जो आवाज़ है, कंट्री यानी गांव, तो गांव की आवाज़ क्या रहती है हमेशा, कंप्लेन, शिकायत करती हुई। अब यहाँ पर शिकायत करती हुई आवाज़ का मतलब होगा कि गांव के लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। अब देखते हैं इस पैरा के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द वॉइस ऑफ पुअर पीपल रिमेन डिप्रेस्ड, कि गरीब जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ दबी ही क्यों रह जाती है, यानी उनकी आवाज़ को ज़्यादा लोग सुनते क्यों नहीं हैं। तो हमारी आंसर होगा, The voice of the poor people remains depressed because they don't have enough money, कि उनकी आवाज़ इसलिए दबी रह जाती है क्योंकि उनके पास पर्याप्त रूप से धन नहीं होता, क्योंकि वो गरीब होते हैं इसलिए उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, What complaint does the voice of country seem to make, कि वो कौन सी शिकायत है जो गाँव वाले हमेशा करते रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा, द वॉइस ऑफ द विलेजर्स सीम टू से दैट द सिटी ड्वेलर्स आर इनडिफरेंट टू देयर नीड्स, कि जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा से ये शिकायत करते रहते हैं कि शहर वालों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट और नेक्स्ट पैरा, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। आई कांट हेल्प यानी का मतलब होगा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता पोइट, ऑनिंग, कन्फेस, स्वीकार, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना बड़ा रिलीफ यानी सुकून मुझे मिलेगा। इट वुड बी, कितना अच्छा सुकून होगा ये, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। स्ट्रोक होता है झटका या एक ही बार में, कि मुझे कितना अच्छा महसूस होगा अगर इन लोगों के सारे जो दुख दर्द हैं, पेन यानी दुख दर्द, वो एक ही झटके में दूर कर दिए जाएं, एक ही बार में दूर कर दिए जाएं, तो मुझे बहुत बड़ा सुकून प्राप्त होगा और मैं इस चीज़ को किसी को बता नहीं सकता कितना मुझे सुख मिलेगा। लेकिन ये सब बातें क्या है, इमेजिनेशन, क्योंकि ये रियलिटी में तो हो ही नहीं सकती, ये सब इमेज है, ये ख्याल है, और ख्यालों की बातें रियलिटी में वास्तविक नहीं हो सकती। तो एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, कि जब मैं नेक्स्ट डे, यानी कि इस ख्याल से, नेक्स्ट डे का मतलब है नेक्स्ट मोमेंट या अगले ही पल, कि जब मैं अगले ही पल रियलिटी में आऊँ, सेन का मतलब होगा वास्तविक, कि जब मैं वास्तविक संसार में आ जाऊँ, इस इमेजिनेशन से जब बाहर आ जाऊँ, तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मुझे आश्चर्य होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, हाउ शुड आई लाइक यू, कि मुझे आपसे कहूँ कम टू मी, कि आप मेरे पास आओ। ये सब किससे कह रहा है, इन पाठक से, रीडर्स यानी जो पढ़ने वाले हैं उनसे बोल रहा है कवि, कि मेरी ये इच्छा है कि जब मैं इस पागलपन से, इस बेवकूफ़ी भरी जो कल्पना है, इससे जब मैं बाहर आऊँ, तो आप मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मदद करो, ऑफर यानी मदद, पुट माई जेंटली ने साधारण तौर पे माई पेन, कि मेरे दर्द से आप मुझे बाहर निकालो, यानी मेरे दर्द से बाहर निकालने के लिए आप मेरी मदद करो। अब यहाँ पर जो पोइट का दर्द है वो क्या है,
गरीबों का दर्द, यानी गरीबों की जो गरीबी है वो एक ही बार में मिटा दी जाए, इस आशय में या इस वजह से आप मेरी मदद करो। कवि अपने पाठकों से मदद लेने के लिए बोल रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर पूरी की पूरी पोएम के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो ग्रामीण लोग हैं या जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है और वो हमेशा ही कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और इसलिए उनका अधिकांश जो जीवन है वो गरीबी में ही गुजर जाता है। इस तरह से हमारी पोएम ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर्स अब इसका लास्ट पेरे का हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल द पोएट फील ग्रेट रिलीफ, कि जो पोएट है, लेखक है, उसको सबसे बड़ा सुख कब मिलेगा, उसको चैन कब मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा द पोएट विल फील ग्रेट रिलीफ इन दीज पुअर रूरल पीपल आर फ्रीड फ्रॉम ऑल देयर पेन्स इन वन स्ट्रोक। कि जो ये कवि ये कहता है कि कवि को तब सबसे बड़ी आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा, जब एक ही बार में इन गरीब गांव वालों को सभी कष्टों से मुक्त कर दिया जाएगा। सारे कष्ट एक बार में जब दूर कर दिए जाएंगे तो कवि सुखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इनटू सेन, कि आप ये जो वाक्यांश है सेन कंडीशन, सेन का मतलब संतुलित अवस्था के अंदर, तो ये जो वाक्यांश है इससे आप क्या समझते हो। तो हमारा आंसर होगा द फ्रेज रेफर्स टू द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट, यानी कि ये जो लाइन है ये कवि की संतुलित मनोदशा को इंगित करती है या दर्शाती है। जय हिंद, जय भारत।